नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे थे, उसमें साइकोलॉजी पढ़ रहे थे। ईवीएस आपका कंप्लीट हो गया है और हिंदी पेडागॉजी कंप्लीट हो गई। अब साइकोलॉजी कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, तो हम लोग आगे अपना क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, RTE एक्ट 2009। उसके आगे हम लोग देखेंगे क्या, NCF 2005। क्या देखेंगे, NCF 2005। तो हम लोग देखते हैं NCF 2005 को, ठीक है, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NCF का पूरा क्या नाम है पूछ सकता है आपका, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और ये कब आया था, 2005 में आया था। तो हम लोग देखते हैं NCF, इसकी हिंदी क्या हुई, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। NCF 2005 इज वन ऑफ द 4 NCF पब्लिश्ड इन 1975, 1998, 2000, 2005। जो आपका करिकुलम फ्रेमवर्क कितने बार आ चुका है, 4 बार। पहला कब आया था, 1975 में, दूसरा 1988 में, तीसरा 2000 में और चौथा 2005 में। जो अभी आप लोग पढ़ेंगे क्या, 2005 वाला पढ़ेंगे। ये NCERT इन इंडिया, NCERT ने इसको डेवलप किया था, ठीक। NCF 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा जो है पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होगी। पहले की शिक्षा जो होती थी पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित होती थी, लेकिन अब चाइल्ड सेंटर्ड, यानी बच्चे को फोकस करके पढ़ाया जाएगा। बच्चे को मध्य में रखकर और उसको टारगेट करके पढ़ाया जाएगा कि बच्चे को पूरा पाठ्यक्रम समझ में आना चाहिए। NCF 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है, 22 भाषाओं में किया गया है। NCF 2005 का जो ट्रांसलेशन है संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में किया गया है। NCF जो 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। NCF को किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया है, प्रोफेसर यशपाल की कमेटी के सहायता से इसको तैयार किया गया है। फिर देखते हैं NCF 2005 की रूपरेखा, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। जो बच्चों के ज्ञान को हो स्कूल के बाहरी जीवन को से जोड़ा जाए, ना कि स्कूल की 4 दीवारों के अंदर रखा जाए। बच्चों को बाहर के आसपास के वातावरण से रिलेट करके उनको पढ़ाया जाए, उनके वातावरण से ही जोड़ के पढ़ाया जाए, जिससे वो खुद देखेंगे, अटैच होंगे उससे, तो बच्चा एक्टिव रूप से भाग लेगा और सीखेगा। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। बच्चे को रटन प्रणाली से क्या बोलते हैं, मुक्त किया जाए। रटने का मना किया जाए, कंठस्थ करने में मना किया जाए, स्मरण करने पे मना किया जाए, यानी उसको रटन विद्या से छुट्टी दिलाना। उसको रिलेट करके पढ़ाएंगे, जोड़ के पढ़ाएंगे किसी न किसी माध्यम से, उसके आसपास के वातावरण से, तो बच्चा रिलेट करके पढ़ेगा तो सीखेगा, उसका मेमोरी बढ़ेगा ज़्यादा, लेकिन वो रटन से छुटकारा पाएगा। फिर पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होगी। जो पाठचर्या करिकुलम है पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होगी, उसके चाइल्ड सेंटर्ड होगी, क्योंकि बच्चा जब खुद एक्टिव रूप से भाग लेगा तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं रहेगी और वो चाइल्ड सेंटर्ड हो जाएगी। फिर विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। जो विद्यालय में पढ़ाया जाए उसको तमाम एक्टिविटीज़ के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाना। जो अपना राष्ट्रीय मूल्य है उसको उसके प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाना चाहिए। जैसे जिसको देश प्रेम के प्रति लगाव होना चाहिए। देश को आज़ाद कराने के लिए जैसे कहानियाँ सुनाई जाए, भगत सिंह की, चंद्रशेखर आज़ाद की, महात्मा गांधी की, जो इन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए कितना संघर्ष किया, अपने प्राणों का न्यौछावर किया। उससे क्या होगा, उनके देश के प्रति लगाव होगा बच्चों को। और बच्चे अपने देश की सरकार सभी धरोहर को अपना अस्तित्व मान के उसको सम्मान करेंगे, सम्मान के नज़रिए से देखेंगे, उसको प्रति उनका अलग आस्था होगी। बिना भार के अधिगम या लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट बेस कब तैयार हुआ था, 1993 में। बिना भार के अधिगम कब दिया गया था, 1993 में। लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कब, बिना भार के अधिगम यानी बिना बोझ के शिक्षा, बिना बोझ के शिक्षा कब आया था, ये रिपोर्ट 1993 में आई थी। इसमें NCF क्या 5 विधियों पर जोर देता है। NCF किस पे जोर देता है, 5 विधियों पे। पहला क्या, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। जब बच्चा खुद एक्टिव रूप से भाग लेगा तो करके सीखेगा। जब बच्चा किसी चीज़ में मान लीजिए पार्टिसिपेट करता है या किसी एक्टिविटी में, तो वह एक्टिव रूप से भाग लेता है, उसको अच्छा लगता है। निरीक्षण विधि से, इंस्पेक्शन मेथड से कर सकता है। परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड हो गया। सामूहिक विधि, बच्चों को ग्रुप में
करने से उसको पीयर रीडर्स में ज़्यादा इंजॉय आएगा, उसको एक्टिव रूप से ज़्यादा भाग लेगा, एक्टिव रूप से सीखता है। मिश्रित विधि, जब कई बच्चे साथ में किसी प्रोजेक्ट को लेकर वर्क करते हैं तो उसमें बच्चा एक्टिव रूप से भाग लेता है। एनसीएफ 2005 में रचनावाद की समझ प्राप्त होती है। जो एनसीएफ 2005 है किस पर डिपेंड करता है? रचनावाद पर डिपेंड करता है, आपका रचनावाद पे। ठीक है, ये देखिए एनसीएफ 2005 क्या रचनावाद पे करता है, कंस्ट्रक्टिविज्म पे। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता जैसी होनी चाहिए। जो एनसीएफ क्या कहता है कि एक शिक्षक क्या है? सुविधादाता के रूप में है। बच्चों को केवल एक सुविधा प्रदान करता है, ना कि एक्टिव रूप से भाग लेता है। बच्चा क्या होता है? एक्टिव रूप से काम करता है और टीचर क्या करता है? उसका गाइडेंस देता है, उसको एक सहायता देता है, बेटा ऐसा नहीं ऐसा करोगे तो इसका रिजल्ट ऐसा आएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य बहुभाषावाद होनी चाहिए। जो बहुभाषावाद में क्या है? उसकी लोकल लैंग्वेज की, मदर लैंग्वेज को छोड़ के, लोकल लैंग्वेज को छोड़ के, जो छात्र की, जैसे कक्षा में कई छात्र आते हैं तो उसमें उनका अलग अलग मदर लैंग्वेज होती है, लोकल लैंग्वेज होती है। सबके भाषाओं को सम्मान देना चाहिए जो उनकी मदर लैंग्वेज है। इससे क्या होगा? सब बच्चे आपस में सीखेंगे और वो एक्टिव रूप से भाग लेंगे जब वो, और इसके सहायता से बच्चे कई भाषा सीखने में बच्चों को हेल्पफुल होगा। एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है, नहीं लर्निंग बाय डूइंग पे बल देता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा एनसीएफ 2005, इसके वो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिएगा, लोगों को शेयर करिएगा अपने मित्रों को।